स्टूडेंट, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विषय विज्ञान कक्षा 9वीं अध्याय 5 बल एवं गति के नियम। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको पता है कि जैसे कि आपका क्या है, कोई भी जो वस्तु है वो क्या रहता है, या तो फिर स्थिर रहता है या तो फिर गतिशील करता रहता है ना। जैसे एग्जांपल है आपका, आप जैसे साइकिल चला रहे हैं, तो आप जब साइकिल चलाते रहते हैं तो क्या करते हैं, आप पैडल मारते हैं, फिर कुछ पैडल मारने के बाद आप क्या करते हैं, रुक जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपका साइकिल जो है धीरे धीरे क्या होता है, रुकने लग जाता है। फिर आपको चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको फिर से पैडल मारना पड़ता है, फिर जाके वो क्या होता है, आपका साइकिल गति में आता है ना। वैसे ही आपका क्या है, आप गेंद देख सकते हैं, तो गेंद क्या रहता है आपका, आप उसको एक जगह पे है ना, अब वो स्थिर है, उसको आप क्या करोगे, ढकेलोगे, है ना। जब आप ढकेलते हो तब वो क्या होता है, आपका आगे बढ़ता है। फिर कुछ दूर जाके क्या हो जाता है, फिर से रुक जाता है। फिर आपको क्या करना पड़ता है, फिर से उसमें आपको धक्का देना पड़ता है, फिर से आपको बल देना पड़ता है ना, फिर वो क्या होता है, आगे जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कोई सा भी वस्तु रहेगा, या तो फिर वो स्थिर रहेगा या तो फिर वो गति करता रहता है ना। और उसको कंटिन्यू करने के लिए अगर वो गतिशील है तो वो कहीं ऐसा नहीं है कि दिन भर गतिशील ही करता रहेगा, वो कहीं ना कहीं जाके रुकता है। फिर उसको गतिशील में लाने के लिए आप क्या करते हैं, फिर से उसको क्या करते हैं, धक्का देते हैं, है ना। या जैसे बॉल है, वो क्या है, अगर रुका हुआ है, फिर से आप उसको धक्का दे रहे तब जाके वो आगे जाएगा, फिर से रुक जाता है, फिर से आपको आगे करना है तो फिर से आपको उसको क्या करना पड़ता है, आपको ढकेलना पड़ता है ना। तो कोई सा भी वस्तु है वो गतिशील या तो फिर स्थिर में रहता है, लेकिन उसको रोकने के लिए, अगर वो गतिशील में है तो उसको रोकने के लिए आपको फिर से कोई बाहरी फोर्स डालना पड़ता है ना। जैसे कि चलता हुआ आपका क्या गेंद है, उसको आपको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से आपको क्या देना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, तब जाके वो बॉल रुकती है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कुछ उदाहरणों से, कि किसी वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, जिसे हम बल कहते हैं ना। जो भी आपका वस्तु है, चाहे वो स्थिर में हो या तो फिर वो गति में हो, उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, और वही आवश्यकता हमारी क्या कहलाती है, बल कहलाती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बल क्या है। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप करते हैं। तो क्रियाकलाप के लिए हमको क्या क्या जरूरी आवश्यकता है सामग्री की। इस क्रियाकलाप में हमें चिकनी लकड़ी का एक गोलाकार गुटका या बॉल, लकड़ी के 2 पट्टे, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई प्लास्टिक ट्रे, तेल की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जैसे ये चित्र में दिखाया गया वैसे ही हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। एक क्या करेंगे, एक लकड़ी लेंगे, उसको कुछ इस तरह से क्या करेंगे, रख देंगे, और एक दूसरी लकड़ी लेंगे जो हम क्या करेंगे, इंक्लाइन पोजीशन पे रखेंगे। ठीक है, इस तरह से टेढ़ा रख देंगे, जो कौन सा कोण बनाएगा, सब 45 डिग्री क्या बनाएगा, आपका एंगल बनाएगा। ठीक है, और उसको 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए हम किसका सहारा लेंगे, एक पत्थर का सहारा ले लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने क्या रखा है, लकड़ी रखी है। अब हमको करना क्या है, एक बॉल लेंगे और बॉल को क्या करेंगे, ऊपर से डाल देंगे, है ना, उसको छोड़ देंगे। फिर वो बॉल कहाँ तक के जा रहा है, उसको क्या करना है, हमको नोट करना है। क्या करना है कि कितना दूरी वो तय कर रहा है, उसको हम नोट करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये जो लकड़ी है उसको हटा के क्या कर लेंगे, एक ट्रे ले लेंगे जिसमें क्या रखी होगी, रेत रखी होगी। फिर से वो क्या करेंगे, बॉल को छोड़ेंगे और देखेंगे कि कितनी दूरी वो तय किया है। फिर उसमें क्या करेंगे, यही लकड़ी में अगर हम क्या कर देंगे, आपका तेल लगा देंगे, है ना, तेल लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर से बॉल को छोड़ेंगे, फिर से हम देखेंगे कि वो कितनी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, और क्या करेंगे, प्लास्टिक की ट्रे आप ले सकते, प्लास्टिक की ट्रे में रेत कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा है, लकड़ी देखी है ना, फिर हमने क्या किया है, रेत वाला देखा, फिर हमने उसमें तेल लगा दिया। तो इस प्रकार से हमने 3 चीज़ें अलग अलग यहाँ पर रखा हुआ है, और बॉल को छोड़ के उसकी दूरी को नोट करना है। ठीक है, और उसी क्रियाकलाप को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसको आपको क्या करना है, आंसर करने का ट्राई करना है। ठीक है, तो पहले क्या क्वेश्चन है कि क्या गुटके ने सभी सतहों पर समान दूरी तय की। ठीक है, तो अगर हम बॉल ले रहे हैं या फिर गुटका ले रहे हैं लकड़ी का, तो क्या वो हमने प्लास्टिक के ट्रे क्या बोलते हैं, सॉरी, रेत में, है ना, आपका लकड़ी हो गया, आपका तेल में लगा हुआ लकड़ी है, तो क्या सब में सेम दूरी तय करेगा। तो आप देखेंगे जब आप क्रियाकलाप करेंगे तो वो क्या होगा, नहीं, है ना, वो हर जगह सेम आपका दूरी तय नहीं करेगा।
गुटके द्वारा तय की गई दूरियों को भिन्न भिन्न सतहों के अनुसार क्रम में जमाएं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा दूरी वो करेगा तेल में लगे हुए आपका, ठीक है, दूरी सबसे ज़्यादा तेल में लगे लकड़ी, फिर क्या रहते हैं लकड़ी में लगेगा, फिर सबसे कम दूरी वो दूरी तय करेगा रेत में। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से आपका क्रम बनेगा। ठीक है, सबसे कम किस में रहेगा आपका रेत, फिर लकड़ी, फिर तेल से लगा हुआ लकड़ी में। किस स्थिति में गुटके ने सबसे ज़्यादा दूरी तय की और क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि सबसे दूरी कहाँ पर किया है, तेल में लगे हुए लकड़ी से। ठीक है, और क्यों की गई होगी, क्योंकि जब वो क्या हो रहा था, तेल लगा हुआ था, तो बॉल के बीच और जो क्या बोलते हैं, ये बॉल है और ये क्या बोलते हैं तेल में लगा हुआ है, तो उन दोनों के बीच क्या हो रहा है, घर्षण नहीं हो रहा है। ठीक है, उस वजह से वो क्या हो जाएगा, दूरी ज़्यादा तय करता है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि घर्षण आखिर है क्या। तो घर्षण क्या है, आपका विरोधी बल रहता है ना। जैसे कि यहाँ पर क्या है, बॉल इधर जाना चाह रहा है, लेकिन वो क्या रहेगा, घर्षण उसको जाने नहीं देगा, उसको रोकता है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है, आपका विरोधी बल कहलाता है। ठीक है, आपने कक्षा 8वीं में ये पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, आपका विरोधी बल है ना, घर्षण। जैसे यहाँ पर हमेशा दो सतहों के बीच कुछ ना कुछ क्या रहता है, आपका डिस्टर्बेंस रहता है, जो एक दूसरे से क्या करता है, लॉक करता है और फिर वो चीज़ों को रोकता है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, विरोधी बल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें घर्षण बल के बारे में पढ़ चुके हैं, जो वस्तु की गति को रोकता है ना। कोई सा भी वस्तु हो उसको वो क्या करने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है, और वही बल आपका क्या कहलाता है, घर्षण कहलाता है। इसके आधार पर बताएं कि उक्त क्रियाकलाप में किस सतह पर घर्षण बल का मान सबसे कम था। ठीक है, जहाँ पर कम रहेगा वहाँ पर ज़्यादा दूरी वो तय करेगा। तो सबसे वाला कौन सा था, तेल से लगी हुई लकड़ी था, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, घर्षण कम है, इसलिए वो उसने दूरी ज़्यादा की थी। जैसे कि हमने देखा, जिन सतहों पर घर्षण बल का मान सबसे कम होता है उस पर वस्तु अधिक समय तक गति की अवस्था में रहती है। ठीक है, इसलिए पहले क्या था आपका, तेल से लगा लकड़ी सबसे ज़्यादा तय करता है दूरी, फिर उसके बाद लकड़ी, है ना, क्योंकि वो क्या है, घर्षण है पर क्या है, मीडियम है। फिर सबसे कम किस में रहता है, रेत में, सबसे ज़्यादा किस में रहता है आपका, रेत में। ठीक है, घर्षण क्या है आपका, ये कुछ इस प्रकार से है, सबसे ज़्यादा घर्षण किस में आपको मिलेगा, रेत में, फिर लकड़ी में, फिर आपका तेल में, और सबसे ज़्यादा दूरी किसने तय की है आपकी, तेल वाली लकड़ी ने। ठीक है, उसके बाद लकड़ी ने और रेत ने। तो कुछ इस प्रकार से जो अब आप क्रियाकलाप करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको क्रियाकलाप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, सोचिए यदि सतह पर घर्षण बल का मान 0 हो तो क्या वस्तु कभी रुकेगी। ठीक है, तो इसमें बोल दिया गया है कि अगर घर्षण ही नहीं होगा तो क्या वस्तु रुकेगी, तो उसका आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि घर्षण की वजह से ही क्या होती है, वो किसी चीज़ जो आपकी वस्तु है वो रुकती है। अगर घर्षण ही नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, रुकेगा ही नहीं। जैसे आपने एक बॉल को धक्का दे दिया, वो क्या रहेगा, घर्षण है नहीं, तो वो क्या चलती ही रहेगी। ठीक है, फिर अब हम क्या बोलते हैं, गैलीलियो का कहना। ठीक है, तो उनके हिसाब से था कि क्या बोलते हैं, कोई भी अगर वस्तु है वो अगर चलती है, गति में है, तो वो गति में ही रहना पसंद करेगी। ठीक है, अगर क्या है आपका वो रुकी हुई है, स्थिर स्थिति में है, तो वो क्या रहेगी, स्थिर स्थिति में ही रहेगी जब तक कि आप क्या करते हो, एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य कारक बल आप नहीं उसको दोगे किसी भी वस्तु को, तो वो नहीं अपने जगह से हटना चाहेगी। ठीक है, जैसे कि क्या करते हैं, जैसे कि बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, है ना, तो जब तक कि मम्मी उनको बोलती नहीं है कि मत खेलो, तब तक कि वो क्या करते हैं, खेलते ही रहते हैं। वैसे ही क्या है, कुछ इसमें स्थिति है कि अगर क्या है वो चल रहा है, ठीक है, वो गति कर रहा है, तो वो गति ही करना चाहेगा वस्तु। अगर क्या बोलते हैं वो रुका हुआ है तो रुकना ही चाहेगा। ठीक है, ये गैलीलियो का कहना था। फिर हम कहते हैं कि वस्तु अपनी स्थिति, गति या विराम में तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उसकी स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न न करे। इसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ बस ये कहना चाह रहा है कि जो भी वस्तु है अगर वो गति है, उसको रोकना है तो हमको बाह्य कारक मतलब कि बल देना ही पड़ेगा। अगर कोई रुका हुआ है उसको चलाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको बाह्य कारक
सॉरी बाह्य बल देना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसी को हम क्या कहते हैं, आपका जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जैसे कि इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनर्शिया, ठीक। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर ये है क्या, इनर्शिया है क्या। देखिए कोई भी वस्तु है, सिंपल से समझते हैं, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो ये सिर्फ क्या करना चाहेगा, गति ही करना चाहेगा, ठीक है। तो अगर हम उसमें क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना, बल दे रहे हैं बाहर से, तो वो क्या होगा, तब जाके वो क्या करेगा, रुकेगा। तो ये क्या रहेगा, ये अपने आप को अपोज करेगा, ये क्या करेगा, ये जो हम बल दे रहे हैं उससे क्या करना चाहेगा, बचना चाहेगा, और वो क्या करना चाहेगा, गति ही करना चाहेगा। तो वो जो विरोध कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, जड़त्व, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि आप क्या कर रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो वीडियो गेम खेल रहे हो तो आप वीडियो गेम खेलना ही चाहोगे, लेकिन मम्मी क्या है, आपकी चिल्ला रही है कि नहीं बेटा नहीं खेलना है, लेकिन फिर भी आप क्या बोलोगे, ठीक है मम्मी 5 मिनट और, है ना। तो जो ये 5 मिनट आप जो बोल रहे हो उसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। वो आप क्या करना चाहोगे, वीडियो गेम खेलना ही चाहोगे। वैसे ही जो वस्तु है वो अगर गति कर रहा है तो वो गति करना ही चाहेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा, अपोज करता है ना, मना करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। सेम चीज़ है, ये गतिशील है, जो स्थिर है वो भी क्या करना चाहेगा, जैसे कि आप सोते रहते हो जब तक कि आपको उठाया नहीं जाए, आप नहीं उठते हो मोस्टली, तो वो भी क्या रहेगा आपका, अगर ये स्थिर स्थिति में है तो वो भी स्थिर स्थिति में ही होना चाहेगा, वो क्या चलना नहीं चाहेगा। और फिर से हमको क्या करना पड़ता है, बल देना पड़ता है, तो वो फिर भी क्या करता है, रोकता है अपने आप को कि नहीं मुझे रुकना ही है, स्थिर स्थिति में रहना है। तो वो भी क्या रहेगा, आपका जड़त्व कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, आपका जड़त्व ही कहलाएगा, जो रोकता है। ये भी क्या है, आपका विरोधी बल ही है। आई होप कि आपको जड़त्व अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे और अच्छे से जड़त्व तथा द्रव्यमान, है ना, इनर्शिया एंड मास। तो हम देखेंगे कि एक दूसरे पे वो कैसे आपका निर्भर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको अगर क्या कर दिया जाए, खाली बोतल दे दिया जाए या फिर भरी हुई बोतल दे दी जाए, ठीक है, तो किसको आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा ईजिली आप क्या करोगे, नीचे गिर जाएगा, खाली बोतल आपका नीचे गिर जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैं आपको क्या कर दूंगी, बक्सा दे दूंगी, ठीक है। एक बक्सा है बुक से भरा हुआ और दूसरा क्या है आपका क्या बोलते हैं, खाली बक्सा है ना। तो कौन सा बक्सा आराम से आपका गिर जाएगा, खाली बक्सा है वो आपका क्या हो जाएगा, आराम से आपका गिर जाएगा, है ना, क्योंकि आपको बल किस में कम देना पड़ रहा है, आपको खाली बोतल और खाली बक्सा में क्या है, आपका बल कम देना पड़ रहा है, ठीक। आई होप कि आपको ये उदाहरण समझ में आ गया होगा कि बल आपको किस में देना पड़ रहा है, जो भरी बोतल है उसमें, और जो बक्सा है जिसमें बुक्स भरी हुई हैं उसमें आपको ज़्यादा बल देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसा यह सोचा जा सकता है कि कभी वस्तु में जड़त्व होता है तो इसका मान किस पर निर्भर है, और यह भी कि क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भारी चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, साइकिल भी चला रहे हो, तो अगर आप अकेले बैठे हुए तो आप जब ब्रेक लगाना चाहोगे तो आराम से ब्रेक लग जाता है, क्यों, क्योंकि जो भारीपन है आपका सिर्फ अकेले का वेट है। लेकिन अगर आपका दोस्त क्या हो जा रहा है, पीछे में बैठ जा रहा है, तो क्या हो जा रहा है, वज़न क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। तो ज़्यादा होने की वजह से जो ब्रेक आप लगाओगे वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगाना पड़ेगा। तो वहीं पर पूछा जा रहा है कि सोचा जा सकता है कि जो सभी वस्तु है, ठीक है, उसमें जड़त्व होगा कि नहीं, हर एक जितने भी वस्तु उसमें इनर्शिया होगा कि नहीं होगा। तो इसका मान किस पर निर्भर है, अगर जड़त्व होता भी है सभी पर तो उसका मान किस पे निर्भर होगा। तो जैसे हमने खाली बोतल भरी बोतल का देखा था, खाली बक्सा और बुक से भरा बक्सा देखा, है ना। एक व्यक्ति साइकिल चला रहा है, 2 व्यक्ति बैठ के साइकिल चला रहे हैं, तो वो किस पे निर्भर कर रहा है, आपका किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। और क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है, तो नहीं, सभी क्या बोलते हैं, समान वस्तुओं का जड़त्व समान नहीं होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या बोलते हैं, जड़त्व और द्रव्यमान किस प्रकार से आपका डिपेंड करते हैं। जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना ज़्यादा क्या रहेगा, जड़त्व रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रियाकलाप 2,
ठीक है, जिसमें मैंने पहले आपको बोला हुआ था कि खाली बोतल ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपका भरी हुआ बोतल दे रहे हैं। तो उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भरी हुई बोतल की अवस्था बदलने के लिए खाली बोतल की अपेक्षा ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है ना। भरी वस्तुओं में जड़त्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो भारी वस्तुएं रहते हैं उसमें जड़त्व क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जैसे कि आपका क्या है, खाली चटाई है, उसको आप आराम से क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। लेकिन उसी में अगर व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो उसको खींचने में क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, ज़्यादा बल देना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जो भारी वस्तुएं होती है उसमें जड़त्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जड़त्व वह प्रकृति है जिसके कारण वस्तु लगातार अपनी विराम या गति की अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। तो आपका जड़त्व क्या है, एक प्रकृति है जो क्या करेगा, जिसके कारण जो वस्तु है, चाहे वो विराम में हो, स्थिर अवस्था में हो, गति में हो, उसी अवस्था में बने रहने का प्रयास करती रहती है। द्रव्यमान वस्तु के अवस्था परिवर्तन में विरोध का मापक है, अर्थात द्रव्यमान वस्तु के जड़त्वीय प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका जो द्रव्य वस्तु है ना, वो क्या करता है, परिवर्तन जब करता है तो उसमें वो क्या करता है, विरोध करता है। तो जो विरोध कर रहा है उसी को बोला गया है कि वो मापक है। अर्थात अगर हम देखें तो द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व प्रवृत्ति का माप करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जड़त्व क्या है ना। द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। तो क्या कर रहा है, आपका द्रव्यमान जो जड़त्व है ना, उसको इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे, आपका द्रव्यमान से। जितना ज़्यादा आपका द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका जड़त्व होगा। ऐसे पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अगर हम ऐसे ही पद्धति में लेंगे तो द्रव्यमान किस में नापा जाता है, आपका किलोग्राम में नापा जाता है। ठीक है, तो पहला नियम क्या है, आपका जो लॉ ऑफ मोशन है, हम क्या पढ़ रहे हैं, गति के नियम पढ़ रहे हैं। तो पहला गति का नियम क्या है कि कोई भी वस्तु अपने, ठीक है, पोजीशन से, अपने स्थिति से, अगर वो गतिशील है तो गतिशील ही रहेगा, स्थिर है तो स्थिर रहने की कोशिश करता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पहला नियम बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या रहता है, हमको विरोध करता है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं, जिसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए, आप क्या कर रहे हैं, बाइक में बैठे हुए हैं ना। तो जब आप बाइक में बैठे रहते हैं तो अचानक से क्या होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की ओर आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जब आप बैठे रहते हैं तो क्या होता है, आपका जो नीचे इसका हिस्सा है वो क्या होता है, आप गति कर रहे हैं, है ना। जैसे ही वो ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो नीचे का हिस्सा है वो स्थिर में आ जाता है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या होता है, गति ही करता रहता है। इसलिए क्या होता है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं। सेम क्या होता है, जब अचानक से आप बैठे रहते हैं बाइक में, अचानक से जब वो चलता है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप क्या रहते हैं, स्थिर पोजीशन में रहते हैं ना, मतलब आप रुके रहते हैं। जैसे ही गाड़ी चलती है तो क्या हो जाता है, आपका जो नीचे का हिस्सा है वो क्या होता है, गति करने लगता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है वो गति नहीं करने लगता। इसलिए क्या हो जाते हैं, आप पीछे की ओर हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि जड़त्व क्या है ना। उसकी और क्या बोलते हैं, इन जो जड़त्व है वो किस पे डिपेंड करते हैं, आपके द्रव्यमान पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतने ही ज़्यादा जड़त्व। और द्रव्यमान को किससे नापा जाता है, केजी से नापा जाता है। और आपका पहला नियम क्या है, जो भी वस्तु है वो गतिशील में है तो गतिशील में ही रहेगा, अगर स्थिर है तो स्थिर में ही रहेगा, जब तक कि आप क्या करोगे, बाह्य आप फोर्स नहीं लगाते हो। ठीक है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी बोल सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, संतुलित और असंतुलित बल। ठीक है, तो हम दो बल के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे संतुलित और दूसरा क्या पढ़ेंगे, हम असंतुलित बल पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, एक टेबल ले रहे हैं, एक बुक ले रहे हैं। ठीक है, बुक को बीच में रख दे रहे हैं। आप बुक ले सकते हैं या तो फिर आप क्या ले सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा ले सकते हैं, और उसको क्या करेंगे, एक समान धागे से क्या करेंगे, बांध देंगे। ठीक है, उतनी ही दूरी पे। ठीक है, जैसे 1 मीटर है तो यहाँ 1 मीटर, 1 मीटर है तो यहाँ 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देंगे, ए नाम दे देंगे, इधर को दे देंगे आप बी। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि आप क्या कर रहे हैं, इधर साइड खींच रहे हैं ना,
राइट हैंड साइड खींच रहे हैं तो कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, P बल लग रहा है। अगर आप A साइड खींच रहे हैं तो आपको P क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो आप सोचिए कि आपका जो बुक है वो कहाँ पर जाएगा, वो A की तरफ जाएगा, है ना। कहाँ जाएगा आपका, A की तरफ जाएगा। वैसे ही आप क्या कर रहे हो, जब B है ना, आप क्या कर रहे हो, B की तरफ खींचोगे तो क्या हो जाएगा, कौन से फोर्स पे लगा रहे हो, Q फोर्स लग रहा है, बल लग रहा है, और वो किसकी तरफ खिंचाएगा, आपके B की तरफ खिंचाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर आप फोर्स दे रहे हो वहाँ पर वो खींचा जा रहा है। अगर मान के चलिए आपका फोर्स P और क्या है आपका फोर्स Q दोनों इक्वल है ना, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, 1 न्यूटन फोर्स इधर भी दे रहे हो, 1 न्यूटन फोर्स इधर भी दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है आपका, दोनों आप बराबर की ओर खींचोगे तो बराबर क्या हो रहा है, P भी उतना है, Q भी उतना है, तो जो बुक है वो अपने ही जगह पे रहेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बोलते हैं, उसको संतुलित बल बोलते हैं, कि जितना A लगा रहा है फोर्स उतना B भी लगा रहा है, तो दोनों का फोर्स क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो बुक क्या है, अपने ही जो पोजीशन पे है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है, क्योंकि वो हिल रहा नहीं है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप मान के चलिए असंतुलित बल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मानिए कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर B और यहाँ पर क्या है आपका A, है ना। तो मान के चलिए कि B वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, Q से। किससे ज़्यादा हो जा रहा है आपका, B खींच रहा है तो फोर्स कहाँ पर जा रहा है, Q फोर्स ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, P माइनस Q लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमको क्या करना है, देखो दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो दोनों फोर्स को हम क्या करते हैं, दोनों को हम सम करते हैं ना, प्लस करते हैं, फिर जाके क्या मिलता है हमको, नेट बल मिलता है, ठीक है। अब नेट बल क्या है, P भी आपका खींचा रहा है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, Q भी आपका क्या हो रहा है, खींचा रहा है, ये प्लस है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो क्या रहेगा, आपका नेट बल कहलाता है। दोनों को हम प्लस कर देंगे तो जैसे कि आपको 10 रुपये दिए गए हैं, मतलब 5 रुपये दिया गया है और 5 रुपये दिया गया है, फिर आप देखते हैं कि आपको 10 रुपये मिले हैं। वैसे ही अगर हमको नेट बल निकालना है तो जितने भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, सम कर देते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिए कि ये दिशा में रहता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर अपोजिट डायरेक्शन पे है, जैसे P अलग है Q अलग है ना, तो P को हम प्लस ले रहे हैं तो Q को क्या लेंगे, हम माइनस लेंगे। क्यों, क्योंकि हम जब A इसको खींचते हैं तो ये इधर साइड आपका क्या हो जा रहा है, फोर्स जा रहा है। अगर हम इधर कर रहे हैं तो इधर, तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है वो क्या है, विपरीत दिशा में है ना। ये क्या कहलाता है, आपका वेक्टर सम कहला रहा है। दिशा भी इसमें क्या रहता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P माइनस Q लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर P क्या है, ज़्यादा रहेगा Q से, ठीक है। या तो फिर अगर Q ज़्यादा है तो वो क्या रहेगा, इस तरह से। अगर ऐसा है इसका मतलब ये है कि Q क्या है, ज़्यादा है आपका P से, ठीक है, Q का बल ज़्यादा है आपका P से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है। संतुलित में क्या रहेगा, दोनों साइड इक्वल फोर्स रहेंगे। असंतुलित फोर्स में या तो फिर Q वाला फोर्स ज़्यादा रहेगा या तो फिर P वाला फोर्स ज़्यादा रहेगा। क्लियर। देखिए इसको न्यूमेरिकली समझते हैं। यदि दोनों बल, ठीक है, बराबर नहीं तो गुटके पर लगा हुआ नेट बल होगा। अगर क्या है, दोनों में संतुलित नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा, P माइनस Q, जहाँ P क्या है आपका ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। नेट बल किसी वस्तु पर लग रहे सभी बलों का परिमाणी बल है। मैंने जैसे पहले ही बताया था, जितने भी बल लग रहे हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। गुटका पर लगा हुआ नेट बल P और Q का सदिश योग है ना, वो क्या रहेगा आपको, P और जो गुटका या तो फिर बुक है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, जब फोर्स ले रहे हैं, नेट फोर्स हम कर रहे हैं, तो वो क्या है, P और Q सदिश। सदिश मतलब क्या होता है, उसमें परिमाण भी रहता है ना, परिमाण भी रहेगा और क्या रहेगा आपका, दिशा भी रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। तो इस दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमको प्लस करना पड़ेगा। इसलिए संतुलित बल की अवस्था में गुटके पर लगी हुआ नेट बल, क्योंकि वो क्या रहता है, संतुलित की बात कर रहे हैं, तो संतुलित की जब हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका,
क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि P जितना फोर्स लगा रहा है उतना Q भी लगा रहा है, तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हो गया मतलब कि वो क्या हो गया, आपका फोर्स ज़ीरो हो गया। अतः वस्तु की गति अधिक बल की दिशा अर्थात B की ओर है। अगर ये बोला जा रहा है कि B की ओर ज़्यादा फोर्स है तो वस्तु पर कार्य करने वाला बल P माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं। आई होप कि आपको बैलेंस और संतुलित और असंतुलित बल अच्छे से क्लियर है, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे गति का प्रथम नियम, ठीक है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया है, उसमें आपको संतुलित असंतुलित बल जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे न्यूटन ने बल व गति के संबंध को समझकर गति के नियम प्रस्तुत किए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है आपको, नियम हम यहाँ इसमें 3 नियम पढ़ेंगे, पहला, द्वितीय और तृतीय। तो पहले नियम हम देखेंगे यहाँ पर, जिसको न्यूटन ने दिया था किसके संबंध में, बल और गति के संबंध में दिया था। तो उनके हिसाब से क्या है, न्यूटन के अनुसार प्रत्येक अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि कोई भी अगर गति कर रहा है तो वो गति में ही रहेगा, स्थिर है तो स्थिर में ही रहेगा, जब तक कि उसमें असंतुलित है ना, आपका क्या रहेगा, असंतुलित बल कार्यरत ना हो। क्योंकि आप संतुलित कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका कुछ मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आपको कैसा बल देना पड़ेगा, असंतुलित बल। इसे गति का प्रथम नियम कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, प्रथम नियम कहते हैं। अतः गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं, जब तक कि वो गति में है, जब तक कि आप रोकोगे नहीं तब तक ये रुकेगा नहीं। अगर वो रुका हुआ, जब तक फिर से आप बल नहीं दोगे तो भी वो क्या होगा, गति में नहीं जाएगा। लेकिन वो गति में है तो उसको रोकना है, तो वो फिर क्या करेगा, अपना फोर्स विरोध फोर्स देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको प्रथम नियम अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप गति के प्रथम नियम के अनुसार निम्न उदाहरणों को समझा सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जिसको आपको क्या करना है, जो पहला नियम हमने देखा है उसमें आपको बताना है। तो कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही आप क्या कर रहे हो, अब कंबल है, कंबल में बहुत सारे क्या हैं, उसमें गंदगी है ना, धूल के कण हैं मान के चलिए। जैसे ही हम उसको पीटते हैं तो पीटने से क्या हो रहा है, आपका जो कण है वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए कंबल था, ठीक है, उसमें कण है, वो क्या था, स्थिर था। जैसे ही हमने क्या किया, कंबल को मारा, तो कंबल क्या हो जाता है, गति में आ जाता है, लेकिन जो कण रहते हैं वो स्थिर में ही रहते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, पेड़ को हिलाने पर उसमें लगे फल नीचे गिरते हैं। अब क्या हो रहा है, जब हम क्या कर रहे हैं, पेड़ हिला रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस को हिला रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, जब हम हिलाते हैं तो ये गति में आ जाता है, लेकिन ये जो फल है वो क्या होते हैं, गति में नहीं आते, स्थिर के स्थिर रहते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, वो भी नीचे आ जाते हैं। ठीक है, जब हम चलती हुई रेलगाड़ी में एक ही स्थान पर खड़े होकर उछलते हैं तब उसी जगह पर दोबारा आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ट्रेन जाती है तो ट्रेन के अंदर जो हवा होती है वो उसी वेग पे जाती है जिस वेग पे क्या होता है, ट्रेन जा रहा है। तो वहाँ पर जो हवा रहता है उसमें कोई विरोध ही नहीं रहता है ना, वो कुछ विरोध नहीं कर पाता है, क्योंकि गति क्या है, आपका समान है। इसलिए जब आप उछलते हैं तो वापस से उसी जगह पे आ जाते हैं। आई होप कि आपको ये सारे सवालों के जवाब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे क्या, रैखिक संवेग। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक, तो इसमें क्या बोला गया है कि गति का प्रथम नियम हमें यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करते हैं तो उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो गति का प्रथम नियम हमें क्या बता रहा है कि कोई भी हम असंतुलित बाह्य क्या कर रहे हैं, बल देते हैं, तो वो जो वस्तु है वो क्या होता है, कार्य करने लगता है। अगर स्थिर है तो गति करेगा, गति में है तो स्थिर में करता है। ठीक है, तो अगर वो कर रहा है तो वेग में तो परिवर्तन उसका हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन होता है, तो इससे क्या हम बता सकते हैं, यह वेग में परिवर्तन वस्तु पर लगाए गए बल पर निर्भर होता है। तो वेग परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम असंतुलित बल लगा रहे हैं। तो वो जो वेग में परिवर्तन है वो किस पे निर्भर हो गया, आपका बल पे, है ना। तो वेग परिवर्तन को हम कैसे पता करेंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि जो वेग में परिवर्तन हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
एक क्रियाकलाप करेंगे। ठीक है, तो क्रियाकलाप करने के लिए हमको क्या चाहिए, आप क्या बोलते हैं, एक ट्रे ले लेंगे, उसमें गीली मिट्टी रख लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, आप एक एक करके दूर दूर से आप क्या करेंगे, बॉल को फेंकते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम देख सकते हैं, अगर आपका क्या है टेनिस का बॉल है या फिर आपका क्या है क्रिकेट का बॉल है, अगर आपको लगता है तो आपको किस में ज़्यादा चोट लगेगी। अगर क्या है समान गति से एक साइकिल है और एक ट्रक है, वो क्या हो रहा है, जा रहा है और दीवार से टकरा रहा है, तो किसके टकराने से ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, सबसे पहले तो क्रियाकलाप में हमको क्या करना है, एक गीली मिट्टी ले लेनी है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, दूर दूर से क्या करना है, आपको बॉल को फेंकना है और देखना है कि किस में जो गीली मिट्टी है वो किस में ज़्यादा धसक रहा है। ठीक है, तो वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर है। तो हम देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं, टेनिस बॉल अगर आपको लगेगी तो आपको ज़्यादा क्या लगेगा, नुकसान होगा, आपको ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि टेनिस बॉल का जो द्रव्यमान रहता है, क्रिकेट बॉल का जो द्रव्यमान रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। वैसे ही जब क्या रहता है, साइकिल है और आपका ट्रक है, तो ट्रक से जब दीवार टकराएगी तो ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ट्रक का क्या होता है, द्रव्यमान ज़्यादा होता है। और हम देखेंगे कि जितना ज़्यादा हम ऊंचाई से फेंक रहे हैं, है ना, जितना ज़्यादा हम ऊंचाई से फेंक रहे हैं तो उतना ही ज़्यादा मिट्टी क्या हो रही है, धंस रही है। तो ये क्या हो रहा है, आपका मास पे भी डिपेंड कर रहा है और आपका क्या है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे। वस्तु के वेग वह द्रव्यमान पर निर्भर है, और ये दोनों क्या है आपका क्या बोलते हैं, द्रव्यमान पर तो है ही, साथ में आपका क्या है, वेग पे भी निर्भर होता है। इसी से कोई भी राशि समान परिस्थिति में बढ़ाई जाए तो प्रभाव ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, मास भी बढ़ा दे रहे हो, वेलोसिटी वेग भी बढ़ा दे रहे हो, तो क्या होगा, दोनों का क्या हो जाएगा, जो परिमाण रहेगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। अब क्या होगा आपका संवेग। ठीक है, तो संवेग क्या है आपका, अगर आप क्या कर रहे हो, मास है, द्रव्यमान है और आपका वेग है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आएगा उसको क्या कहते हैं, संवेग। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोमेंटम, और हिंदी में संवेग। ठीक है, किसी वस्तु का संवेग, देखिए संवेग को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल p से दर्शाते हैं। उसके द्रव्यमान m, स्मॉल m, और वेग v के गुणनफल से परिभाषित होता है, अर्थात p = mv, है ना। संवेग एक सदिश राशि है, ये भी क्या है आपका सदिश राशि है, जिसमें आपका परिमाण और दिशा दोनों निर्भर करता है। जिसकी परिमाण व दिशा दोनों होती है ना, संवेग की दिशा यही होगी जो वेग की दिशा होती है। और क्या रहेगा आपका संवेग का क्या रहेगा, दिशा कैसी होगी, जो वेग का रहेगा। वेग जहाँ पर जा रहा है वहाँ ही उसका क्या रहेगा, संवेग रहेगा। इसका ऐसे ही मात्रक km/s होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, km/s, सॉरी ये कैपिटल P से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, संवेग। ठीक है, संवेग को सिंपल सा आपको क्या करना है, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका m/v। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संवेग में परिवर्तन वह बल, है ना। तो संवेग में परिवर्तन कैसे होता है और बल वो एक दूसरे से कैसे संबंध है। जैसे कि आप मान के चलिए आप कार चला रहे हैं, उसकी बैटरी क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको ढकेलेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा चलने लगेगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा ढकेलना पड़ेगा। अब जितना ज़्यादा उसको ढकेलते हैं और जितने समय तक के ढकेलते हैं, तब जाके क्या होती है, वो जो गाड़ी होती है वो चलना स्टार्ट होती है ना। तो वो उसमें समय और बल दोनों क्या हो रहा है, लग रहा है, तब जाके आपकी जो गाड़ी है वो चलनी स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में बल का मान और बल के कार्य करने का समय महत्वपूर्ण है। तो संबंध हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका बल का मान और बल के कार्य करने का समय दोनों क्या होना चाहिए, ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। ठीक है, पहला नियम हमने देख लिया है ना, संवेग देख लिया, संवेग में परिवर्तन और बल में क्या संबंध है वो देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो इसमें क्या बोला गया है,
गति के द्वितीय नियम के अनुसार, उसके हिसाब से क्या है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, कुछ भी आपका क्या हो रहा है, वस्तु के संवेग परिवर्तन यानी कि क्या है आपका P में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें असंतुलित बल लगाए गए बल के समानुपूर्ति होती है। मतलब क्या है, P इज इक्वल टू ma। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, फोर्स इज इक्वल टू ma। ठीक है, जो बल है वो क्या रहेगा आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या है आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देखते हैं कि कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मान के चलिए यदि F फोर्स नेट असंतुलित बल हो जो वस्तु पर लग रहा है, P संवेग हो, तो गति के द्वितीय नियम के हिसाब से आप कैसे उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए आपके पास फोर्स दे दिया हुआ है, ठीक है, आपके पास P दे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, टाइम दे दिया हुआ है। तो आपको पता है कि F क्या है आपका समानुपूर्ति है किसके, मान के चलिए P2 P1 माइनस T2 T1। मान के चलिए T1 में आपका संवेग कितना था, T1 में आपका संवेग था P1 और T2 में संवेग कितना था आपका P2 था। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, हमेशा जानते हैं कि उसको हमको माइनस करना रहता है, तो हमने कर दिया माइनस। ठीक है, हमको पता है कि ये क्या रहते हैं, इसको हटाने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो हम क्या ले लेंगे, उसका कांस्टेंट लेंगे कैपिटल K। ठीक है, और इसको दर्शाने के लिए हम डेल P ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, डेल T ले सकते हैं, है ना, कुछ इस प्रकार से। अब याद कीजिए कि हम कैसे इसको लिखते हैं, P इज इक्वल टू mv होता है ना, तो इसको हम उसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा K m डेल P बाय डेल T। ठीक है, अब यहाँ पर ये होता है कि m क्या रहेगा, जो आपका मास है, जो द्रव्यमान है वो क्या रहता है, समान रहता है, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो वेग है वो क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है, क्या रहेगा, वेग परिवर्तित होता रहता है, इसलिए हम उसको क्या कर दिए हैं, डेल V से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K m डेल V बाय डेल T। अब याद कीजिए क्या होता है, डेल V बाय डेल T क्या होता है, A होता है ना, आपने 9th कक्षा में पढ़ा होगा। ये क्या है आपका त्वरण है, तो यहाँ पर उसको पुट कर दीजिए, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K और A, है ना, ये हो गया आपका। अब मान के चलिए K कितना है, 1 है, तो इसको 1 को उसमें डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। तो यही आपका क्या है, द्वितीय लॉ नियम है। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मान के चलिए फोर्स कितना है, आपका मास कितना है, 1 किलोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर मास कितना है आपका, 1 किलोग्राम है। एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, तो दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका आ जाता है क्या, 1 न्यूटन। ये सबको हम क्या करते हैं, n से शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, F हो जाएगा आपका 1 न्यूटन। ठीक है, n मतलब क्या है आपका, ये न्यूटन को दर्शा रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए कि 1 न्यूटन बल वह बल है जिसे 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगाने पर वह 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से करता है। ठीक है, हमने देखा क्या था, F इज इक्वल टू ma, हमने इसको 1 किलो लिया था, है ना, 1 kg, इसको क्या लिया था, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि कोई सा भी वस्तु जो 1 किलो का है वो त्वरण कितना कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो हमको क्या मिलता है, 1 न्यूटन मिलता है ना। न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है। और हम बल को कैसे फोर्स को कैसे करते हैं, बल को हम F से शो करते हैं, उसको हम न्यूटन ऐसा ही मात्रक लेते हैं, इसे n से दर्शाते हैं, और इसे किससे दर्शाते हैं, कैपिटल N से दर्शाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो आई होप कि आपको पहला नियम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड नियम भी समझ में आ गया होगा, संवेग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, आपके कुछ उदाहरण है जिसको आपको क्या करना है, जो हमने फॉर्मूलाज निकाले हैं उससे देख देख के सॉल्व करना है। ठीक है।